हेलो दोस्तों, वेलकम टू रंजीत जीएस सेंटर। दोस्तों, आज इस वीडियो में जो है मौर्योत्तर काल से संबंधित सारे फैक्ट्स का अध्ययन करेंगे। और दोस्तों, इसका नेक्स्ट वीडियो जो आएगा इस मौर्योत्तर काल से जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे दोस्तों, पीवाईक्यू में पूछा हुआ क्वेश्चंस, उन सभी को कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार इस चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले इस चैनल पर दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री घटना चक्र करा दिया गया है कंप्लीट, और ये प्राचीन इतिहास जो है दोस्तों उसका सीरीज चल रहा है। और इससे पहले दोस्तों बीपीएससी जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक से दोस्तों लगभग सभी विषयों का कंप्लीट करा दिया गया है और उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। तो जाके दोस्तों उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं मौर्योत्तर काल। इसमें दिया है दोस्तों रुद्रदामन, इसका देखिएगा 130 से 150 ईस्वी, यानी रुद्रदामन का दोस्तों इसका जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ है। यह ब्राह्मणी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। यानी दोस्तों बहुत पुराना जो है ये है, संस्कृत भाषा में ये अभिलेख है और ब्राह्मणी लिपि में उत्कीर्ण है। ठीक है, इस अभिलेख में संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना भी प्राप्त होता है। इसमें दोस्तों ये जो है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों इसमें जो है रुद्रदामन की वंशावली, इसको याद रखिएगा। रुद्रदामन की जो वंशावली, विजय, शासन, व्यक्तित्व आदि पर जो है सुंदर प्रकाश डाला गया है इस अभिलेख में। ठीक है, उसके बाद है इस अभिलेख का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण का विवरण सुरक्षित रखना। यानी दोस्तों सुदर्शन झील के जो बांध का पुनर्निर्माण किया गया था उसका जो विवरण है उसको सुरक्षित रखना, ये इस अभिलेख का दोस्तों मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों अगला टॉपिक है नेक्स्ट कुजुल कड़फिसेस। कुजुल कड़फिसेस जो था इसका समय है दोस्तों पीरियड 4550 ईस्वी। ये इस कुजुल कड़फिसेस ने भारत में दोस्तों सर्वप्रथम पश्चिमोत्तर प्रदेश में पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, इसने केवल तांबे के सिक्के जारी किए थे। तो ये भी याद रख सकते हैं, कुजुल कड़फिसेस जो है दोस्तों केवल तांबे के सिक्के जारी किए थे। उसके सिक्कों पर दोस्तों धर्म थी 10, याद रखिएगा, धर्म थी 10। ठीक है दोस्तों, और धर्म थित यानी धर्म में स्थित उत्कीर्ण है उसके सिक्कों पर, ये दो लैंग्वेज स्थित है। सर्वप्रथम भीम कड़फिसेस के काल में ही भारत में दोस्तों कुषाण सत्ता स्थापित हुआ था। यानी कि कह सकते हैं कुषाण के दोस्तों संस्थापक जो थे ये भीम कड़फिसेस थे। इसको आप याद रखिए। ठीक है दोस्तों, तो इसको जरूर आप याद रखिएगा। भीम कड़फिसेस सर्वप्रथम है जी काल में मतलब भीम कड़फिसेस के काल में ही भारत में कुषाण सत्ता स्थापित हुआ। यानी कुषाण के संस्थापक भीम कड़फिसेस है। भीम कड़फिसेस ही दोस्तों इन्होंने स्वर्ण और तांबा के सिक्का चलाया था। तो ये दोनों सिक्का चलाया था, स्वर्ण और तांबा का, भीम कड़फिसेस। जबकि कुजुल कड़फिसेस जो था दोस्तों ये केवल तांबे के जो है, यहाँ देखिएगा कुजुल कड़फिसेस, ये कुजुल कड़फिसेस जो है दोस्तों केवल तांबे के सिक्के जारी किया था। जबकि भीम कड़फिसेस जो है इन्होंने स्वर्ण और तांबे के सिक्के चलाए थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद शिव, त्रिशूल तथा नंदी की आकृति इसके सिक्कों पर मिलते हैं। ये भीम कड़फिसेस के सिक्कों पर शिव, त्रिशूल और नंदी की आकृति मिलती है। इसने महेश्वर नामक उपाधि भी धारण किया था। किसने? भीम कड़फिसेस ने दोस्तों। तो इसको जरूर याद रखिएगा। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन जो है इंडो ग्रीक यानी हिंद यवन राजाओं ने करवाया था। तो इसको भी आप याद रखिएगा कि उत्तर पश्चिम भारत में जो है स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन किसके समय में शुरू हुआ? इंडो ग्रीक हिंद यवन राजाओं ने करवाया था। जबकि इन्हें नियमित और पूर्ण रूप से प्रचलित करवाने का श्रेय दोस्तों कुषाण शासकों को जाता है। यानी कुषाण शासक जो थे इन्होंने ही नियमित और पूर्ण रूप से जो है स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन किया था। लेकिन शुरुआत इंडो ग्रीक राजाओं ने करवाया था स्वर्ण सिक्कों का। कुषाण शासकों ने स्वर्ण एवं ताम्र दोनों ही प्रकार के सिक्कों को
व्यापक पैमाने पर प्रचलित किया था, तो इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद कुषाण शासकों में विम कटफिसेस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। विम कटफिसेस जो है कुषाण शासक, इन्होंने ही सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। कुषाण शासक कनिष्क के सिक्कों पर बुध का अंकन मिलता है, यानी ये कनिष्क जो था कुषाण शासक दोस्तों, इसके सिक्कों पर बुध का अंकन मिलता है, ठीक है, कनिष्क के सिक्कों पर। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों यौधेयों का प्रमाण जो है ये पुराण, अष्टाध्यायी और बृहद संहिता, ये तीनों ग्रंथों से दोस्तों प्राप्त होता है, तो इसको याद रखिएगा। पुराण, अष्टाध्यायी और बृहद संहिता से यौधेयों का प्रमाण मिलता है। इसका साम्राज्य जो है दोस्तों दक्षिण पूर्वी पंजाब तथा राजस्थान के बीच का क्षेत्र था दोस्तों यौधेयों का, और इनके सिक्कों पर दोस्तों कार्तिकेय का अंकन मिलता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। किसके सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन मिलता है, तो यौधेयों के सिक्कों पर। उसके बाद है दोस्तों देखिएगा कनिष्क के सारनाथ बौद्ध अभिलेख की तिथि जो है 81 ईस्वी है, तो इसको याद रखिएगा। कनिष्क का जो है सारनाथ बौद्ध अभिलेख ये 81 ईस्वी का है, और यह प्रतिमा मथुरा से दोस्तों ला करके कनिष्क के राज्यारोहण जो 78 ईस्वी में हुआ था के तीसरे वर्ष सारनाथ में स्थापित की गई थी। कहाँ से लाकर? मथुरा से लाकर सारनाथ में दोस्तों स्थापित की गई थी। कनिष्क के राज्यारोहण यानी राज्यारोहण के तीसरे वर्ष, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है कनिष्क के रवतक अभिलेख में 4 शहरों के नाम का उल्लेख मिलता है, यह है साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा, तो इसको आप लोग जो है जरूर याद रखिएगा दोस्तों। ये जो है चंपा, ये 4 शहर को नाम किस अभिलेख में? रवतक अभिलेख में, जो किसका है? कनिष्क का। जैन ग्रंथ के अनुसार विक्रमादित्य 57 ईसा पूर्व जो है दोस्तों, विक्रमादित्य का ये 57 ईसा पूर्व है। विक्रमादित्य के उत्तराधिकारी को 135 विक्रम संवत में शकों ने पराजित कर इसके उपलक्ष्य में शक संवत चलाया था। तो शक संवत किसने चलाया था? शकों ने। किस खुशी में? तो ये विक्रमादित्य के जो उत्तराधिकारी थे उसको 135 विक्रम संवत में पराजित किया था, और उस उपलक्ष्य में इन्होंने शक संवत चलाया था शकों के द्वारा। इस प्रकार कह सकते हैं दोस्तों कि इसकी प्रारंभिक तिथि 135 - 57 = 78 ईस्वी आती है, यानी कि शक संवत का दोस्तों प्रारंभिक तिथि जो है 78 ईस्वी आती है। अब 57 क्यों माइनस किया गया? क्योंकि दोस्तों विक्रम संवत में 135 विक्रम संवत में ये हराया गया था, और विक्रम संवत में दोस्तों इसका स्टार्टिंग कब से होता है? 57 BC से, तो BC से 57 BC से स्थापित होता है, और ये 135 विक्रम संवत है, तो इसमें से 57 घटाने के बाद जो आता है तो ये 78 ईस्वी आता है, यानी कि शक संवत जो है दोस्तों 78 ईस्वी में शुरू किया गया, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों अधिकांश इतिहासकारों ने कुषाण शासक कनिष्क को इसका प्रवर्तक माना है। कुषाण शासक कनिष्क को इसका प्रवर्तक माना है। वर्तमान में तिथि और वर्ष के लिए दोस्तों ग्रेगरियन, याद रखिए ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है, जो कि विश्वव्यापी है, यानी पूरे वर्ल्ड में दोस्तों ये कैलेंडर उपयोग किया जाता है। वर्तमान कैलेंडर से 57 जोड़ देने पर विक्रम संवत प्राप्त होता है। विक्रम संवत क्यों होता है दोस्तों? चूंकि 57 BC से शुरू हुआ है विक्रम संवत, BC ईसा पूर्व है दोस्तों, तो इसलिए 57 BC जो है BC है, इसलिए वर्तमान कैलेंडर 1 से शुरू होता है, 1 2 3 से, यानी 1 ईस्वी 2 ईस्वी, तो इससे 57 वर्ष पहले से शुरू हुआ है विक्रम संवत, तो इसमें 57 जोड़ देने पर वर्तमान कैलेंडर में 57 अगर जोड़ दीजिएगा तो विक्रम संवत प्राप्त हो जाता है। तथा दोस्तों 78 वर्ष घटा देने पर शक संवत प्राप्त होता है। चूँकि शक संवत कब प्रारंभ हुआ? 78 ईस्वी में, इसलिए वर्तमान कैलेंडर में से अगर 78 घटा देंगे तो ये शक संवत जो है प्राप्त होगा, चूँकि शक संवत 78 ईस्वी से शुरू हुआ है। उसके बाद है दोस्तों चैत्र जो है ये भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह होता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। चैत्र जो है ये भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह होता है। विक्रम संवत के 2 अन्य नाम भी मिलते हैं, जिसमें कृत संवत और मालव संवत है। भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में शक संवत को अपनाया जाता है।
तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। भारत में शक संवत को अपनाया जाता है। उसके बाद है दोस्तों अश्वघोष। अश्वघोष जो है ये कनिष्क के राजकवि थे, इसको याद रखिएगा। अश्वघोष क्या थे? कनिष्क के राजकवि थे। सौंदरानंद, बुद्धचरित तथा सारीपुत्र प्रकरण जो है इनकी प्रमुख रचना है अश्वघोष की। वसुमित्र भी कनिष्क के आश्रित विद्वान थे दोस्तों, और इन्होंने ही चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी, वसुमित्र ने। उसके बाद है दोस्तों अश्वघोष, नागार्जुन, पार्श और चरक, ये चारों ही कनिष्क के दरबार से संबंधित थे। तो ये याद रख सकते हैं आप। अश्व, नागार्जुन जो है, पार्श जो है और चरक ये चारों कनिष्क के दरबार से संबंधित है। पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की थी। किसने? पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की। महर्षि पतंजलि जो है ये शुंगकालीन विद्वान थे। किस कालीन? शुंगकालीन विद्वान थे महर्षि पतंजलि। तथा इन्होंने ऐसे लोगों को शिष्य बनाया था जो बिना किसी अध्ययन के ही संस्कृत बोल लेते थे। उसी को दोस्तों इन्होंने अपना शिष्य बनाया था। किसने? पतंजलि, महर्षि पतंजलि ने। और ये शुंग काल के विद्वान थे। नेक्स्ट है दोस्तों कुषाण वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर तक फैली थी। कुषाण वंश के साम्राज्य की सीमा भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर तक फैली थी। इस वंश का महान शासक कनिष्क था, कुषाण वंश का। ठीक है, लेकिन इसका दोस्तों संस्थापक कौन था? विम कडफिसेस। याद रखिएगा, विम कडफिसेस के समय में कुषाण वंश का स्थापना हुआ, लेकिन कनिष्क जो है इसका महान शासक था इस वंश का, जिसकी सीमा दोस्तों उत्तर में चीन के जो तुर्फान है वहाँ तक था कनिष्क का, एवं कश्मीर से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत जो है दोस्तों वहाँ तक था, तथा पश्चिम में उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर दोस्तों पूर्व में जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश है ना, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार तक विस्तृत थी। किसके समय में? कनिष्क के समय में। तो कनिष्क की सीमा को आप याद रख सकते हैं। उत्तर में चीन के तुर्फान एवं कश्मीर से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, तथा पश्चिम में उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार तक विस्तृत था। पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी, याद रखिएगा, पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी तथा अरिकामेडू में हुई खुदाई से ऐसे अनेक बंदरगाह और व्यापारिक केंद्रों की उपस्थिति के साक्ष्य मिले हैं। ये दोनों जगह से दोस्तों पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी और अरिकामेडू में हुई खुदाई से दोस्तों ऐसे अनेक बंदरगाह और व्यापारिक केंद्रों की उपस्थिति के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, जिसमें पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी जो है दोस्तों ये मनुस्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट है, इसको याद रखिएगा। और ठीक है, जिनसे यह स्पष्ट होता है कि कुषाणों का व्यापार जो है पश्चिमी विश्व से फारस की खाड़ी और लाल सागर के जलमार्ग से होता था। कुषाणों का व्यापार पश्चिमी विश्व के साथ, याद रखिएगा, फारस की खाड़ी और लाल सागर के जलमार्ग से होता था। इन सभी साक्ष्यों में किसी में भी कुषाणों की सशक्त नौसेना की उपस्थिति का उल्लेख नहीं मिलता। यानी कि दोस्तों कुषाण की जो है नौसेना सशक्त थी, इसकी उपस्थिति का उल्लेख कहीं भी नहीं मिलता है। ठीक है, और ये दो साक्ष्य आप याद रखिएगा, पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी और अरिकामेडू। यहाँ खुदाई से अनेक बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र की साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद है दोस्तों सशक्त नौसेना का उपस्थिति का उल्लेख नहीं है कुषाण के समय। उसके बाद है कुषाण शासक कनिष्क के काल में कला क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैली का विकास हुआ था। इसको जरूर आप याद रखिएगा कि दोस्तों ये कुषाण शासक जो कनिष्क है, इसके कनिष्क के काल में जो है कला क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैली का विकास हुआ। पहला गांधार शैली और दूसरा मथुरा शैली। तो इसको जरूर रखिएगा, गांधार शैली और मथुरा शैली, ये कला जो है दोस्तों ये कनिष्क के समय में विकसित हुआ। भारतीय तथा यूनानी आकृति की सम्मिश्रण शैली गांधार शैली है। यानी गांधार शैली दोस्तों भारतीय और यूनानियों की मिश्रित शैली है गांधार शैली।
इस कला शैली के दोस्तों प्रमुख संरक्षक शक और कुषाण थे। शक और कुषाण को याद रखिएगा। ये दोनों दोस्तों, ये दोनों शैली के, गांधार शैली, इस कला शैली के प्रमुख संरक्षक शक और कुषाण थे, गांधार शैली के। इस कला का विषय मात्र बौद्ध होने के कारण इसे यूनानी बौद्ध यानी ग्रीको बुद्धिस्ट और इंडो ग्रीक या ग्रीको रोमन भी कहा जाता है। याद रखिएगा, ये गांधार शैली जो भारतीय और यूनानी का मिश्रण है दोस्तों, इस कला शैली के प्रमुख संरक्षक ये दोनों थे और इस काल का विषय मात्र बौद्ध के होने के कारण इसे दोस्तों यूनानी बौद्ध यानी ग्रीको बुद्धिस्ट, इंडो ग्रीक या ग्रीको रोमन भी कहा जाता है गांधार शैली को। ठीक है। गांधार कला में सदैव हरित स्तरित, याद रखिएगा, गांधार कला में दोस्तों सदैव हरित स्तरित या शिष्ट चट्टान का प्रयोग ही मूर्तियां बनाने के लिए किया जाता था। तो याद रखिए, गांधार शैली कला में सदैव हरित स्तरित या शिष्ट चट्टान का ही प्रयोग मूर्ति बनाने में होता था गांधार कला में। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, अफगानिस्तान का बमियान दोस्तों पहाड़ियों को काटकर बनवाई गई बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था। तो याद रखिएगा, अफगानिस्तान का ये बमियान, याद रखिएगा, अफगानिस्तान का बमियान पहाड़ी, इसको काट करके दोस्तों, बमियान पहाड़ी को काटकर बनवाई गई बौद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था ये बमियान अफगानिस्तान का। लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान शासन ने इन बुद्ध प्रतिमा को ही नष्ट करवा दिया। कुषाण काल जो प्रथम शताब्दी ईस्वी का है दोस्तों, कुषाण काल, इसमें बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी। कुषाण काल में बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी। स्त्रियों में उपनयन की समाप्ति, यानी स्त्रियों में उपनयन की समाप्ति और बाल विवाह के प्रचलन ने उसे समाज में अत्यंत निम्न स्थिति में ला दिया। किसको? स्त्री को। यानी कि कुषाण काल में स्त्रियों की स्थिति दयनीय थी। क्यों? क्योंकि उसके उपनयन की समाप्त कर दिया गया था और बाल विवाह के जो प्रचलन थे ये उनके समाज में जो है स्थिति को अत्यंत खराब कर दिया है। ये दोनों कारण जो है दोस्तों, बाल में तो बच्चे में विवाह कर देना, ये स्त्रियों की निम्न स्थिति का कारण है। यानी कि कुषाण काल में स्त्रियों की स्थिति सही नहीं थी और बाल विवाह का प्रचलन था। उसके बाद है दोस्तों, भारत में बाह्य आक्रमण के काल का सही कालानुक्रम है। जैसे भारत में दोस्तों बाहरी आक्रमणों के, तो बाहरी आक्रमण कौन कौन हुए थे दोस्तों? जैसे पहले यूनानी किए थे, यूनानी मतलब सिकंदर दोस्तों, सिकंदर महान 326 बीसी में। तो ये सिकंदर महान यूनानी आक्रमण किए थे 326 बीसी में। ये उसके बाद आया था शक दोस्तों प्रथम शताब्दी बीसी में, शक प्रथम शताब्दी बीसी में। कुषाण जो है ये दोस्तों पहली शताब्दी ईस्वी में आया था। कुषाण पहली शताब्दी ईस्वी में आया था। यानी कि यूनानी, शक और कुषाण ये तीनों जो है दोस्तों भारत में बाह्य आक्रमण किया था। यूनानी, शक और कुषाण। ईरानी शासक जो थे डेरियस प्रथम, याद रखिए ये ईरानी शासक थे डेरियस प्रथम, इसका है 522 से 486 ईसा पूर्व बीसी। डेरियस प्रथम ने सर्वप्रथम भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। ईरानी शासक डेरियस प्रथम ने सर्वप्रथम भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। कब? 522 से 486 बीसी में। हेरोडोटस के अनुसार दोस्तों डेरियस प्रथम के साम्राज्य में संपूर्ण सिंधु घाटी का प्रदेश शामिल था। किसके अनुसार? हेरोडोटस के अनुसार डेरियस प्रथम के साम्राज्य में संपूर्ण सिंधु घाटी के प्रदेश शामिल था तथा पूर्व की ओर इसका विस्तार राजपूताना के रेगिस्तान तक था। पूर्व में राजपूताना के रेगिस्तान यानी राजस्थान तक था। उसके बाद है दोस्तों मिनांडर और उसके पुत्र थे स्ट्रैटो प्रथम। मिनांडर तथा उसके पुत्र स्ट्रैटो प्रथम के सिक्के मथुरा से मिले हैं, तो इसको भी याद रखिएगा कहाँ से मिले हैं? मथुरा से। स्ट्रैटो द्वितीय ने शीशे के सिक्के जारी किए थे, तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, किसने? शीशे के सिक्के जारी किए थे स्ट्रैटो द्वितीय ने। इस हिंद यवन शासक का शासन जो है
यानी इंडो ग्रीक, इस हिंद यवन शासक का शासन 25 ईसा पूर्व से 10 ईस्वी तक माना जाता है, लगभग 35 वर्ष दोस्तों, 25 BC से 10 ईस्वी तक। ठीक है, किसका? स्ट्रैटो द्वितीय का शासनकाल, जो कि शीशे का सिक्के जारी किए थे। उसके बाद है दोस्तों 184 BC में पुष्यमित्र शुंग ने, कहीं कहीं 185 BC देता है दोस्तों, तो याद रखिएगा 184 BC में पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की। तो किसने शुंग राजवंश की स्थापना की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। किसकी हत्या कर? अंतिम मौर्य शासक था बृहद्रथ, इसकी हत्या कर। कब? 184 BC में। पुराणों के अनुसार दोस्तों पुष्यमित्र ने 36 वर्ष तक शासन किया था। तो किसके अनुसार? पुराण के अनुसार। महर्षि पाणिनि ने दोस्तों शुंग वंश को भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण बताया है। किसने? पाणिनि ने शुंग वंश को भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण बताया गया है। और अयोध्या के लेख से ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। अयोध्या के लेख से ज्ञात होता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि कौन थे? पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। और शुंग वंश का 9वां शासक भागवत अथवा भाग भरद था, याद रखिएगा, 9वां शासक शुंग वंश का। इसके शासनकाल में तक्षशिला के यवन नरेश एंटियाल किड्स का राजदूत हेलियोडोरस उसके विदिशा राज दरबार में उपस्थित हुआ था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा शुंग वंश का जो 9वां शासक था भागवत अथवा भागभद्र, इसके शासनकाल में तक्षशिला के यवन नरेश एंटियालकिडस का राजदूत हेलियोडोरस उसके विदिशा राज दरबार में उपस्थित हुआ था। हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया, याद रखिएगा। किसने? हेलियोडोरस ने जो है भागवत धर्म ग्रहण किया तथा विदिशा यानी बेस नगर के नाम से प्रसिद्ध था दोस्तों विदिशा, यहाँ पर गरुड़ स्तंभ की स्थापना कर भागवत विष्णु की पूजा की। किसने? हेलियोडोरस ने। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति या देवभूमि, कहीं कहीं देवभूमि भी लिखा है, तो शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया। यानी ये दो दोस्तों देवभूति थे, इसके अमात्य थे वासुदेव के षड्यंत्र के द्वारा दोस्तों देवभूति की हत्या कर दी गई शुंग वंश के अंतिम राजा की। और वासुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव रख डाली वह कन्नव या कन्यायन वंश या नाम से जाना जाता है। यानी कन्नव वंश की स्थापना किसने की थी? वासुदेव ने। वासुदेव किसकी हत्या करके? शुंग वंश के अंतिम राजा देवभूति की हत्या करके। और देवभूति का ये दोस्तों वासुदेव कौन था? अमात्य था पहले, और ये षड्यंत्र रच के देवभूति की हत्या कर खुद जो है कन्नव वंश की स्थापना की। मौर्यों के बाद दोस्तों दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य जो था मौर्य के बाद, दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था दक्षिण भारत में सातवाहनों का था। ये भी आप दोस्तों इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप इसको याद रखिएगा। मौर्य के बाद जो है दोस्तों दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली सातवाहनों का था। पुराणों में इस वंश के संस्थापक का नाम सिंधुक, सिमुक या सिप्रक दिया गया है। यानी सातवाहन का संस्थापक याद रखिएगा दोस्तों सिमुक था, जिसने कन्नव वंश के राजा सुशर्मा का वध करके अपना शासन स्थापित किया था। यानी कन्नव वंश के अंतिम राजा थे सुशर्मा की हत्या करके दोस्तों कन्नव वंश को खत्म करके सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने किया था। तो इसको याद रखिएगा। और ये दक्षिण भारत के सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहनों का। पुराणों में दोस्तों कुल जो है 30 या 31 सातवाहन राजाओं के नाम मिलते हैं पुराण में, जिसमें से सबसे लंबी सूची जो है मत्स्य पुराण में 29 राजा का उल्लेख मिलता है। मत्स्य पुराण में 29 राजाओं के उल्लेख मिलता है सातवाहनों का। सातवाहनों की वास्तविक राजधानी दोस्तों प्रतिष्ठान या पैठन में अवस्थित था। यानी सातवाहन की वास्तविक राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान या पैठन। पुराणों में दोस्तों इस राजवंश को आंध्रभृत्य या आंध्र जातीय कहा गया है मतलब पुराण में। किसको? सातवाहन राजवंश को
आंध्रभृत या आंध्र जातीय कहा गया है। उनकी प्रारंभिक राजधानी अमरावती मानी जाती है। सातवाहनों की पुराणों के अनुसार कृष्ण का पुत्र जो था एवं उत्तराधिकारी सातकर्णी प्रथम सातवाहन वंश का सतकर्णी उपाधि धारण करने वाला प्रथम राजा था। तो इसको भी याद रखिए, किसके अनुसार, पुराण के अनुसार जो है कृष्ण का पुत्र एवं उत्तराधिकारी सातकर्णी प्रथम सातवाहन वंश का सातकर्णी उपाधि धारण करने वाला प्रथम राजा था। इसके शासन के बारे में हमें जो है दोस्तों, इसके शासन के बारे में हमें दोस्तों नाग निकाय के नानाघाट अभिलेख से महत्वपूर्ण जानकारी मिलता है। तो इसको याद रखिएगा, नाग निकाय के नानाघाट अभिलेख, नाग निकाय के नानाघाट अभिलेख से दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। किसके बारे में, सातकर्णी प्रथम के बारे में, जो सातवाहन वंश के राजा थे दोस्तों। सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी, इसको भी याद रखिएगा, सातवाहन शासक है गौतमी पुत्र सातकर्णी। इन्होंने कहा है कि उसने विच्छिन्न होते चातुर्वर्ण यानी 4 वर्णों की व्यवस्था, चातुर्वर्ण का मतलब होता है, उसने जो है दोस्तों गौतमी पुत्र सतकर्णी ने कहा कि उसने विच्छिन्न होते चातुर्वर्ण यानी 4 वर्णों की व्यवस्था को फिर से स्थापित किया, जो कि खत्म हो रहा था दोस्तों, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये 4 वर्णों की व्यवस्था को फिर से स्थापित किया था। किसने, गौतमीपुत्र सतकर्णी ने। और वर्ण संकर यानी वर्ण और जातियों के सम्मिश्रण को रोका था। इसी कारण जो है दोस्तों इसे वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है, गौतमीपुत्र सातकर्णी को। गौतमीपुत्र सातकर्णी को नासिक दोस्तों, महाराष्ट्र में नासिक अभिलेख में अद्वितीय ब्राह्मण या एक ब्राह्मण तथा वेदों का आश्रय कहा गया है। किसको, गौतमीपुत्र सतकर्णी को नासिक अभिलेख में अद्वितीय ब्राह्मण या वेदों का आश्रय कहा गया है, तथा क्षत्रिय दप मनदा अर्थात क्षत्रियों के दर्प का मर्दन करने वाला कहा गया है, क्षत्रिय दप मनमदा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी को दक्षिणा पथेश्वर कहा गया है। उसके बाद है दोस्तों 2 पतवारों वाले जहाज का चित्र जो है उसके कुछ सिक्कों पर बना हुआ है, गौतमीपुत्र सतकर्णी का। इस वंश का दोस्तों सातवाहन वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक यज्ञश्री सातकर्णी था, इसको भी याद रखिएगा। सातवाहन वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक यज्ञश्री सातकर्णी था। उसके बाद नेक्स्ट है कलिंग के चेदी वंश का संस्थापक महामेघवाहन था। कलिंग जो है दोस्तों उड़ीसा में, वहाँ के चेदी वंश जो था उसका संस्थापक कौन था, महामेघवाहन, याद रखिए। कलिंग के चेदी वंश का संस्थापक महामेघवाहन था। कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा जो अभी वर्तमान में ओडिशा कहलाता है दोस्तों, ओडिशा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से, भुवनेश्वर से 3 मील दूर है उदयगिरी पहाड़ी, उसकी हाथी गुम्फा अभिलेख से या हाथी गुफा से उसका एक बिना तिथि वाला अभिलेख प्राप्त हुआ है। किसका, खारवेल का। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्ष तक के शासन की घटना का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। किसमें, उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुफा में अभिलेख में, जो कि दोस्तों कलिंग के चेदी वंशीय शासक खारवेल के बारे में विशिष्ट जानकारी प्रदान करती है। यह अभिलेख दोस्तों खारवेल के इतिहास को जानने का एकमात्र स्रोत है, हाथी गुम्फा अभिलेख। उसके बाद है दोस्तों इस अभिलेख से पता चला है कि खारवेल ने दक्षिण के 3 राज्य चोल चेर पांड, ये दक्षिण के जो 3 राज्य है चोल चेर पांड, इसको पराजित किया था। किसने, खारवेल ने। ये किससे पता चलता है, हाथी गुफा अभिलेख से। नेक्स्ट है पांड्य शासक से उसने गधे से हल चलवाया था, तो इसको भी याद रखिए। पांड्य शासक से उसने गधे से हल चलवाया था।
और इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। जैन धर्म के प्रति दोस्तों खारवेल का भारी झुकाव था, यानी खारवेल जैन धर्म से संबंधित था। नेक्स्ट है पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन को सर्वाधिक प्रसिद्धि उसके न्याय संबंधी सुधार से मिली है। पूर्वी रोमन शासक था जस्टिनियन, इसको दोस्तों सर्वाधिक प्रसिद्धि या फेमस जो है ये न्याय संबंधी सुधार के कारण इसकी प्रसिद्ध हुई है जस्टिनियन के। और जस्टिनियन जो है ये रोमन कानून के संपूर्ण संशोधन के लिए उत्तरदायी था जस्टिनियन। तो दोस्तों इसमें मौर्योत्तर काल से संबंधित सब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। अब इसका नेक्स्ट वीडियो जो आएगा दोस्तों उसमें मौर्योत्तर काल से संबंधित जितने भी PYQ हैं उसको डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ उस वीडियो में देखेंगे। तो आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू।